Okay, good morning everyone. Now I'm taking a problem of LPP where we have to maximize an objective function subject to the constraints, and this problem is to be solved by using simplex method. Before applying simplex method, we have to convert given inequalities into equations. Whenever we have given less than inequalities, we have to add some quantity to the left hand side of the constraint, which is called slack variable. So here, by introducing slack variables, we have made given inequalities as equations. So S1 means the slack variable which is introduced in the first constraint. 1 means in the first constraint, 2 means second constraint, 3 means third constraint. Okay, so the numbering in slack variable is very important. Now after making equations, we have to make a simplex table. In simplex table, the first column is for basis variables, second is for constants of basis variables. Okay, please note down. CV means coefficients of basis variables in the objective function. Okay, and XB means constants in the equations of where we have introduced slack variables, जो basis variables होंगे हमारे. ठीक है. Similarly, we have introduced x1, x2, s1, s2. What are the variables we have introduced in the modified LPP? ये modified LPP कहलाती है आपकी, जिसमें हमने slack variable introduce किए हैं. तो यहाँ पर इनके फिर 1 by 1 हमने coefficients लिखे, constraints पे से देख के 1 5 3 1 5 3 1 2 8 1 2 8. S1 के ऐसे ही देखो, S1 केवल पहले कंस्टेंट में है, उसका कोफिशिएंट 1 है, बाकी में नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 0 हो गया. ऐसे ही S2 आपका केवल सेकंड में है तो उसका कोफिशिएंट 1 हो गया, बाकी 1 में और थर्ड में नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 0 हो गया. सिमिलरली S3 आपका S3 आपका थर्ड में है, फर्स्ट और सेकंड में उसका कोफिशिएंट 0 हो गया. ठीक है. तो आफ्टर राइटिंग ऑल दीज कोफिशिएंट्स फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स वी फाइंड आर बेसिस वेरिएबल्स. तो सबसे बाद में बेसिस वेरिएबल्स फाइंड करेंगे आप. कैसे बेसिस वेरिएबल फाइंड करने का तरीका ये है कि जो कोफिशिएंट्स आपने लिखे हैं इनमें देखो कि कहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है. ठीक है. इसको ऐसे समझो कि ये आपकी एक मैट्रिक्स है और इसमें कुछ कॉलम ऐसे हैं जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि S1 S2 S3 के जो कॉलम्स हैं, यहाँ पे S1 S2 S3 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐसे कॉलम बना रहे हैं जिससे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी. तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला कॉलम जिसके कोफिशिएंट्स से बनेगा वो आपका पहला बेसिस वेरिएबल होगा. जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट से सेकंड कॉलम बनेगा वो आपका सेकंड वेरिएबल होगा, बेसिस वेरिएबल, और थर्ड वाला आपका ऐसे ही S3 बेसिस वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखना, बेसिस वेरिएबल कैसे पता लगाएंगे, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तो जिन वेरिएबल के कोफिशिएंट से वो बनेगी उनको 1 by 1 यहाँ लिखेंगे. सीक्वेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि पहला कॉलम S1 से बन रहा था तो S1 पहले लिखा है, सेकंड कॉलम S2 से बन रहा था तो S2 सेकंड पे लिखा, थर्ड कॉलम बन रहा था S3 का तो S3 हमने थर्ड नंबर पे लिखा. इसके बाद देखो यहाँ पर हमेशा स्लैक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो 0 रहेंगे. ठीक है. ताकि उनकी कोई भी वैल्यू आए तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कोई उसका असर ना पड़े. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट S1 में 0 है, S2 का भी 0, S3 का भी 0, तो वो हमने लिख लिए. अब यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट्स लिखना है. कॉन्स्टेंट्स देख करके कंस्टेंट्स में से या इक्वेशंस में से जहाँ हमने S1 को इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू 2 है, वो लिख लो यहाँ पे. फिर सेकंड में 10 है जहाँ S2 इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ S3 को किया था वहाँ पे 12 है, उनको हमने लिख लिया. इसके बाद हम आते हैं मिनिमम रेशियो निकालने पे, है ना. वो कैसे निकालते हैं, लेट्स सी. बट बिफोर फाइंडिंग मिनिमम रेशियो वी हैव टू फाइंड डेल्टा जे वैल्यूज. ओके. सो हाउ टू वी फाइंड डेल्टा जेज. हियर आई हैव रिटन फॉर्मूला टू फाइंड डेल्टा जे वैल्यूज. सो जे मीन्स कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम. ओके. सो हियर दिस इज फर्स्ट कॉलम. सो टू फाइंड डेल्टा 1 आई हैव अप्लाइड CB इंटू x1 के जो कोफिशिएंट्स हैं 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3, है ना. समीशन का मतलब होता है सम करना. तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3, उनका सम किया तो वो 0 आया. फिर ऊपर CJ यानी कि C1
आपका ये है C1, ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। तो C1 में से जब 0 घटाया सम करके तो 5 - 0 5 आया। ऐसे जब यहाँ पे करोगे सेकंड कॉलम में j की जगह 2 हो गया फॉर्मूले में, तो 0 × 1 + 0 × 2 + 0, सॉरी इस वाले में, हाँ इसमें 0 × 1 + 0 × 2 + 0 × 8, तो ये सब 0 हो गया। 3 - 0 करोगे 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे जब करके ऊपर 0 में से घटाओगे तो सब 0 हो जाएगा ये। ओके, नाउ हियर वी हैव टू फाइंड इनकमिंग वेरिएबल। देखो इनकमिंग वेरिएबल क्या होता है, जो अब यहाँ पे आएगा बेसिस वेरिएबल के कॉलम में। तो हमने देख लिया यहाँ पे मैक्सिमम जो डेल्टा जे की वैल्यू है दैट इज़ 5। अब मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं, देखो ये बात बताता है कि जो x1 वेरिएबल है उसका वेटेज ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने में सबसे ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ मैक्सिमम डेल्टा जो है उस वेरिएबल को हम इसमें लाएंगे, बेसिस वेरिएबल, उसकी वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो इसीलिए इसको हमने बोला इनकमिंग वेरिएबल, ऐसे एरो लगा दिया। नाउ जब ये इनकमिंग वेरिएबल होगा तो एक आउटगोइंग वेरिएबल भी होगा। तो आउटगोइंग वेरिएबल का पता लगाने के लिए हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या है, XB/XJ। जो भी आपका इनकमिंग वेरिएबल है दैट इज़ XJ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे XJ से डिनोट किया, मतलब इनकमिंग वेरिएबल, तो वो x1 है। तो x1 के कोफिशिएंट से XB कॉलम के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको डिवाइड करना है। तो XB यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इनकमिंग वेरिएबल में 1 है, तो 2 / 1 आपका 2 ही आएगा। यहाँ पे 10 / 5 आपका 2 आ जाएगा। सिमिलरली 12 / 3, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं मिनिमम रेशियो कहाँ पर वैल्यू सबसे कम है। तो देखो यहाँ पे बाई चांस 2 जगह पे मिनिमम वैल्यू आ रही है 2, 2। तो यानी कि S1 और S2 दोनों में से किसी को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास चॉइस है, या तो S1 को बाहर निकाल दीजिए, S2 को हम सपोज S1 को ले लेते हैं, ठीक है, आउटगोइंग वेरिएबल। अब ये इनकमिंग वेरिएबल का कॉलम और आउटगोइंग वेरिएबल का जो रो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। सो दिस इज़ कॉल्ड योर की एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। क्यों बोलते हैं की एलिमेंट, क्योंकि अब जो नई इटरेशन बनेगी सिंप्लेक्स टेबल की, ये उसकी चाबी है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड की एलिमेंट, ओके। सो लेट्स मेक अ न्यू टेबल। तो हमने नई टेबल बना ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, S1 को निकाल के X1 को बेसिस वेरिएबल बना देंगे। यहाँ पे ध्यान से समझना कि कैसे नई वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका CB डिपेंड करेगा कि कोफिशिएंट्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जैसे x1 का यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख लिया, S2 और S3 के 0 हैं तो 0 ही रहने दिए। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे ये कहलाती है की रो को आप की एलिमेंट से डिवाइड करो, यानी कि 1 से डिवाइड करो। तो यहाँ से लेके लास्ट तक ये 2 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ध्यान रखना जहाँ की एलिमेंट को आप 1 बना रहे हो इसको 1 बनाना होता है, एक्चुअली ये ऑलरेडी 1 है तो 1 से डिवाइड कर रहे हो। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं की कॉलम के, ये की कॉलम है आपका, बाकी सब 0 हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 1 को डिवाइड करा 1 से 1 ही रहेगा, यहाँ 1 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ 0 ही रहेगा और यहाँ 0 ही रहेगा। इसके बाद हमें कैसे निकालना है, ठीक है, लेट्स सी। इसके बाद देखो यहाँ पे हमें नया एलिमेंट फाइंड करना है 10, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि नया एलिमेंट फाइंड करने के लिए पुराने एलिमेंट के सामने की कॉलम में देखो कितना है 5 है, की रो में देखो कितना है 2 है। 10 के सामने की रो में 2, की कॉलम में 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट करो। तो 2 × 5 10 / 1, तो 10 / 1 10 आएगा। सो 10 - 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो मैंने यही चीज़ जो मैंने बताई अभी आपको, वो मैंने यहाँ पे छोटा सा फार्मूला भी लिख दिया। ये स्पेस कम है बेटा पेज पे, तो मैंने यहीं पर लिख दिया फार्मूला टू फाइंड न्यू एलिमेंट। तो फार्मूला क्या है, ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन की रो एंड की कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब 10 के सामने जो की कॉलम में है और की रो में है उन दोनों की प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, और जो भी आएगा उसको घटाना है ओल्ड एलिमेंट्स में से। ओल्ड एलिमेंट 10 था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ करेंगे, 12 के सामने देखो की कॉलम में 3 है, की रो में 2 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 आएगी, ठीक है। 6 / 1 करोगे तो 6 ही रहेगा, 12 - 6 6 आ जाएगा, तो नया एलिमेंट आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो
2 के सामने की रो में 1 है, की कॉलम में 5 है। 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 1 आपका 5 रहेगा, तो 5 आ गया। 5 को आपको 2 पुराने एलिमेंट 2 में से घटाना है, तो -3 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 8 है, 8 के सामने की रो में 1 है, की कॉलम में 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 1 3, 8 माइनस 3 5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 0 के सामने आपका 5 है और 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस का 5 आ जाएगा जब 0 में से घटाओगे, ठीक है। सो इन दिस वे आई हैव फाउंड ऑल द वैल्यूज़। एक बात का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पुरानी वैल्यू 1 है तो इसके सामने 0 आ गया की रो में, है ना। तो जैसे ही इसके सामने 0 दिखाई दिया तो की रो में या की कॉलम में, तो वो वैल्यू अनचेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 बना देगा, तो 1 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ 0 और 1 0 1 ही रहे, तो ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसके बाद फिर से डेल्टा जे निकालेंगे। अब देखेंगे कौन सा नया इनकमिंग वेरिएबल होगा आपके पास। तो इनकमिंग वेरिएबल बनाने का वही फार्मूला है डेल्टा जे, जैसे पहले फाइंड करने का बताया था मैंने। क्या करना है आपको, पहले सी बी इंटू एक्स जे करना है। तो यहाँ पर आपका जब करोगे इस वाले कॉलम में ना, नए सी बी हैं, सी बी ये वाला कॉलम है 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो 5 इंटू 1 5 रहा, तीनों का सम करने 5 आएगा। 5 माइनस 5 करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से देखो, अब 5 इंटू 1 किया 5, ये 0 ये 0, तो 3 माइनस 5 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा आपका। इसके बाद S1 कॉलम में देखो 5 इंटू 1 5, ये 0 ये 0, तो 0 माइनस 5 माइनस 5। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका 0 रहेगा ये, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी 0 ही आएगा। नाउ मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम में जैसे ही आपके डेल्टा जे सारे नेगेटिव या 0 आ जाएं, स्टॉप द प्रोसीजर, है ना। इसके बाद आपको यानी कि सॉल्व नहीं करना, आपका सॉल्यूशन आ गया है। अब सॉल्यूशन कैसे देखेंगे कि x1 कॉलम में, यहाँ पर xb कॉलम में देखो कितना है, x1 की वैल्यू 2 है। सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 इक्वल्स टू 2, और x2 यहाँ पे आया ही नहीं, इसलिए x2 की वैल्यू आपकी 0 लेंगे आप, ठीक है। अगर जो आपका डिसीजन वेरिएबल था वो बेसिस वेरिएबल के कॉलम में नहीं आता है तो उसको ऑटोमेटिकली आप 0 कंसीडर कर लेंगे। सो इट प्रोवाइड्स योर मैक्सिमम z इक्वल्स टू 5 into 2 that is equals to 10. So this is the solution, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव मिल जाता तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते। थैंक यू।